नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांत तेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे थे, इससे पूर्व की क्लासों में हमने काव्य शास्त्र में वो काव्य शास्त्र का पार्ट था, लेकिन व्याकरण का भी होता है। अगर आप साधारण दृष्टि से देखेंगे तो वो व्याकरण का भी पार्ट था, लेकिन इस समय काव्य शास्त्र की ही बात चल रही थी। और काव्य शास्त्र हमने बहुत अच्छी से भली भांति पढ़ लिया था, जितना टीजीटी पीजीटी या अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी होता है। आज की इस क्लास में हम फिर से एक नया टॉपिक, एक नया तथ्य जो हर किसी प्रतियोगी परीक्षार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे कोई वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी महत्वपूर्ण जो हिंदी शिक्षक संबंधी जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी कर रहा हो, उन सभी के लिए ये क्लास आज की बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के बाद जो क्लासेज होंगी अभी कुछ दिन, तो ये क्लासेस सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगी। आज की इस क्लास में हम चर्चा करेंगे छंद पे चर्चा करें विस्तृत रूप से। इससे पहले हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का नया बैच शुरू हो गया है, टीजीटी पीजीटी नेट सीआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर। और ये जो बैच है ये बहुत विस्तृत और अवधारणात्मक तथ्यों को तार्किक रूप में लेके आ रहा है। इसमें जो भी तथ्य हैं वो तार्किक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथ ही में इस बार अन्य और ग्रंथों का इसमें जो हमने पढ़ाया है उसमें तथ्यों को सम्मिलित किया गया है। इसमें इस बार जो नोट्स तैयार हो रहा है वो अनेक इतिहास ग्रंथों के साथ में हो रहा है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ है। अब आप सबको तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन हम सभी का निचोड़ आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप समय से एडमिशन ले सकते हैं। इसी के साथ में यदि आप डीएस एकेडमी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। नवीन प्रश्नों का संकलन है और हर प्रश्न अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इतना अच्छा टेस्ट पेपर आपको अभी तक देखने को नहीं मिला होगा। यदि आपको डेमो टेस्ट पेपर देखना है या आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करके अदर जो भी जानकारी लेनी है अन्य आपको आप ले सकते हैं, या फिर क्लास के अंतिम में हम आपको नंबर प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बात करते हैं छंद की। छंद क्या है? अभी तक हमने रस पढ़ा, बहुत विस्तृत पढ़ा, अलंकार पढ़ा, बाकी के जो संप्रदाय थे उनको पढ़ा। उन संप्रदायों में हमने एक विशेष बात देखी थी, वो थी कि काव्य की आत्मा किसको माना जाए। वो भी चलो देख लिया कि सबने अपने अपने अनुसार, किसी ने वक्रोक्ति को माना, किसी ने औचित्य को माना, किसी ने ध्वनि को माना, किसी ने रस को माना, किसी ने अलंकार को माना। लेकिन आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि छंद क्या है। छंद जो काव्य को समुचित आकार प्रदान करके काव्य की जो गति है उसको सुनियोजित करता है, उसे छंद कहते हैं। यानी कि जो काव्य की लयात्मक जो काव्य प्रवृत्ति होती है उसको सही रूप देकर जो काव्य को हृदयग्राही बनाता है उसको छंद कहते हैं। अब हृदयग्राही कैसे बनाएगा, या काव्य के कौन से लक्षण होंगे, कौन से गुण होंगे, तो ये सब हम देखेंगे। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा छंद में कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें चलना है, ये सब या वर्ण कौन सा है, कहीं पे दीर्घ मात्रा है, कहीं पे लघु मात्रा है, ये सब हम देखेंगे छंद के माध्यम से। छंद को इतना विस्तृत पढ़ेंगे, हमें नहीं लगता कि एक क्लास में हमारा कंप्लीट होगा। और इसमें जो छंद पढ़ेंगे वो इतना विस्तृत पढ़ेंगे कि आपको उसके बाद छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम देने वाले हैं फिर भी इसके बाद आपको छंदों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी पढ़ने की। यहाँ पे थोड़ा विस्तृत पढ़ेंगे, क्योंकि छंद एक या दो क्लास में कंप्लीट होने वाले छंद नहीं है। कोई कहता होगा कि हाँ ठीक है 15 मिनट में छंद आपके कंप्लीट, ट्रिक के माध्यम से, कोई ऐसी ट्रिक नहीं है, लेकिन जो भी है आप यहाँ पे पढ़िएगा, ट्रिक आप खुद से बनाइए। चलिए बात करते हैं छंद को पढ़ने की। छंद शब्द छम और दा दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है, छम और दा दो शब्दों के योग से बना है। छम का मतलब होता है समुचित आकार, समुचित आकार। दा मतलब देने वाला। अब ये कौन दे रहा है? काव्य दे रहा है। समुचित आकार कैसे दे रहा है? आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे। यानी कि काव्य का वह रूप जो काव्य को समुचित आकार प्रदान करे वो आपका छंद कहलाता है। यानी कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें चलना है, कितनी मात्राएं हैं, ये सब आपको आगे देखेंगे। तो आगे बात करते हैं, काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति को छंद कहते हैं। आप यहाँ पे एक नोट कर लीजिए, काव्य की
लयात्मक प्रवृत्ति को छंद कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर जो है लयात्मक क्या है कि हमें कब श्वास लेनी है, कितनी गति से चलना है, कब हमें रुकना है, ये सब जो है ये लयात्मक प्रवृत्ति होती है। आगे इस परिभाषा से आप परिचित हो जाएंगे। अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, अक्षर और अक्षरों की जो संख्या है एवं उनका जो क्रम निर्धारण है, मात्रा गणना तथा यति, गति, यति यानी कि रुकना, गति यानी कि चलना आदि के विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना, गद्य नहीं है पद्य रचना, छंद कहलाती है। ये महत्वपूर्ण है, इतना अगर आप समझ गए हैं आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण फिर से, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये है आपका ऋग्वेद में। अब ये प्रश्न बनना यहाँ से बहुत कम हो गया है, हो सकता है कभी प्रश्न बन जाए यूपी पुलिस वगैरह में। दूसरी बात, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल ऋषि माने जाते हैं। छंद शास्त्र के प्रणेता कौन माने जाते हैं? तो आचार्य पिंगल ऋषि माने जाते हैं। यहीं पे जब पिंगल ऋषि माने जाते हैं तो पिंगल ऋषि का जो ये ग्रंथ है छंद शास्त्र, इसको पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं। पिंगल शास्त्र ग्रंथ कहते हैं किसको? छंद शास्त्र को। छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, किसके कारण? क्योंकि पिंगल ऋषि ने ये ग्रंथ लिखा है, इसीलिए पिंगल शास्त्र कहा जाता है। बात करते हैं छंद के तत्व या अंग। अभी तक हमने आत्मा की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे छंद के तत्व और या अंग देखते हैं। छंद के कौन कौन से तत्व या अंग होते हैं? पहले नंबर पे बात करेंगे तो चरण या पद। जो भी कोई हम रचना पढ़ेंगे, जैसे कि आप देखेंगे मेरी भव वाधा हरो राधा नागरी सोए, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दूती होए। ठीक है, इसी को लेते हैं। यहाँ पे बात करते हैं चरण या पद की। तो इसके 4 भाग होते हैं। अभी आगे हम विस्तृत पढ़ेंगे क्योंकि आपको लिखवाना है। हम यूं ही आपको छोड़ने वाले नहीं है कि मौखिक रूप से निकल जाएंगे और फिर आप सोचते रहेंगे बार बार कि क्या लिखें क्या लिखें। आपको विस्तृत पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप सभी परिचित हैं। तो यहाँ पे है चरण या पद, या पाद भी इनको बोलते हैं। तो ये है चरण, पहला, दूसरा चरण, तीसरा और चौथा चरण। ठीक है, ये हुए। बात करते हैं वर्ण या मात्रा की। दूसरे नंबर पे वर्ण या मात्रा। आप इसमें जो मात्राएं हैं, जैसे कि गुरु गुरु, ये भी आगे आप समझ जाएंगे। लघु लघु, गुरु गुरु। तो ये जो मात्राओं का क्रम है, वर्ण या मात्रा, दीर्घ मात्रा है यानी कि श्वास थोड़ी तेजी से छोड़नी पड़ी है, ये लघु मात्रा है, लघु वर्ण है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी मात्रा। संख्या एवं क्रम, अब किस क्रम में लगी हुई हैं? गुरु गुरु, लघु लघु, गुरु गुरु। ठीक है, गण, गण होते हैं यहाँ पे। अभी आगे चल के हम एक सूत्र पढ़ेंगे, उसके माध्यम से गण को जानेंगे। तो गण में 3 गणों का एक समूह होता है। 3 वर्णों का जब एक समूह होगा उसको गण कहेंगे। ये आगे चल के पढ़ेंगे। यति एवं विराम, अब जब हम इस पद को पढ़ेंगे, मेरी भवबाधा हरो, अब यहाँ पे अल्प विराम आया है तो यहाँ पे हम रुकेंगे, इसके बाद हम फिर बढ़ेंगे। तो ये जो रुकना है, ये जो ठहराव है, इसको हम यति या विराम कहेंगे। यति का पर्यायवाची होता है गति, वो क्षमा कीजिएगा, विलोम होता है गति। गति की बात करेंगे तो यहाँ पे रुके फिर हम आगे बढ़े, तो ये जो रुक के आगे बढ़ना है ये हमारा गति रहेगा। बात करें तुक की, तुक महत्वपूर्ण है। तुक 2 प्रकार के होते हैं, जो हम आगे रचनाएं पढ़ेंगे, आगे जो हम पद पढ़ेंगे उनमें हम देखेंगे कि जो तुक है वो 2 तरह का है। एक तुकांत, जिसमें तुक मिल जाए। अब सोए होए, यहाँ पे तुक मिल रहा है, तो यानी कि ये जो पद है हमारा, ये तुकांत है। इसका अंत कैसे हो रहा है? तो तुकांत, यानी कि जो अंत हो रहा है वो तुक से हो रहा है। यदि यहाँ पे तुक ना होके हो ही होता
तो यहाँ पे हो जाता आतुकांत, यानी कि इसका जो अंत हुआ है वो तुक में नहीं है, अलग अलग है दोनों का। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ तक का जो छंद की जो भी विशेषताएं थी वो आपको समझ में आई होंगी। अब आप इनको विस्तृत पढ़ना है, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे आपको इतना विस्तृत पढ़ा दिया जाएगा कि आपको छंद को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मात्राएं लगाना सब आप बहुत बेसिक तरीके से सीख जाएंगे। मात्रा कहाँ नहीं लगानी है, कहाँ पे लघु लगेगी, कहाँ पे दीर्घ लगेगी, ये सब आप अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन विस्तृत रूप से। हमने कहा है कि आपको इतना विस्तृत पढ़ाया जाएगा कि फिर आप इस टॉपिक को कभी परेशान नहीं होंगे। जहाँ आपको लगता है कि गण क्या है, मात्रा क्या है, और मात्रा लगाना इतना आसान है। और अब इसमें कई बार क्या होता है, सीधे सीधे मात्राएं पूछ ली जाती हैं। वो इसलिए पूछ ली जाती हैं क्योंकि वहाँ पे जो प्रश्न होगा उसमें संयुक्ताक्षर, अल्प जो युग्मक रहेंगे उनसे आपसे प्रश्न बनेगा, तब आप वहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि मात्रा कैसे लगाए। और जब आपकी मात्रा गलत हो जाती है तो आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, यानी कि जो सरल प्रश्न था, सिर्फ मात्राओं का खेल था, आप उस प्रश्न को गलत कर देते हैं। और जब आपका चयन रुकता है तो वो एक एक नंबर से रुक जाता है। तो देखिए यहाँ पे जितना विस्तृत है न्यू बैच में, इससे और भी विस्तृत है आपके लिए। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो समय से एडमिशन ले लीजिए। चलिए आगे बात कर रहे थे हम गण की, छंद के तत्व या अंग की। पहले नंबर पे बात करते हैं चरण, पद या पाद। ठीक है, बात करें तो छंद के 4 भाग होते हैं। आपने अभी देखा ही था, तो अब आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। छंद के 4 भाग होते हैं। छंद के 4 भाग होते हैं जिन्हें चरण कहते हैं। चरण कहते हैं। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो छंद का जो चतुर्थांश हमने देखा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो जो चौथा है ये भी महत्वपूर्ण है। चरण के चतुर्थांश, जो चौथा अंश था, को चरण कहते हैं। देखिए टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान से सुन ले, अगर एक्सपर्ट को थोड़ा सा भी कठिन प्रश्न बनाना हुआ तो वो यहां से प्रश्न बना देगा कि छंद के किस चरण को या किस चरण को वास्तविक रूप में चरण कहते हैं। तो यहाँ पे घूमिएगा नहीं, क्योंकि चतुर्थांश जो है उसको चरण कहेंगे। टीजीटी पीजीटी वाले विशेष ध्यान रखें, और यूपीएसआई वालों को भी अगर कहीं से वीडियो मिल गई है तो वो भी ध्यान रखें कि कठिन प्रश्न बना लेगा। 21 वाले में आप जान चुके हैं। ठीक है, और जितना विस्तृत है उतना हम आपको दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है समचरण, और दूसरा है विषम चरण। देखिए समचरण यानी कि दूसरा, चौथा, विषम चरण पहला और तीसरा। ठीक है, दूसरे नंबर पे यदि बात करें तो वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा, वर्ण या मात्रा की यदि बात करें तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। प्लुत यहाँ पे नहीं आएगा। ह्रस्व के लिए इस मात्रा का प्रयोग होता है, दीर्घ के लिए इसका। इसको वग्र की तरह लिखा जाता है। ठीक है, किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं, और मात्रा सदैव स्वर की होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, मात्रा कहते हैं, मात्रा कहते हैं। और मात्रा सदैव जो है वो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, मात्रा केवल स्वर की होती है।
जो भी आप लिखिए, जो हम बोल रहे हैं आप उसको लिखिए, जो हम लिख रहे हैं या उसको लिखिए, आपकी अपनी मर्जी है। तीसरा है संख्या या क्रम। संख्या या क्रम की जब हम बात करेंगे तो वर्णों और मात्राओं की, वर्णों और मात्राओं की गणना को, मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। ये तो रहा संख्या। जब हम मात्राओं और वर्णों की, जो वर्णों और मात्राओं की जब गणना करेंगे वो संख्या है। और लेकिन जहां पर लघु गुरु, लघु गुरु के स्थान निर्धारण को क्रम कहते हैं। थोड़ी सी देखिए माइनर सी चीजें परिवर्तन होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। अब यहाँ पे क्या है कि गुरु और लघु वर्णों की जो स्थान निर्धारण है, लघु मात्रा है कि गुरु है, इनको जब हम एक क्रम में रखते हैं तो वो उसको क्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे, आपने देखा होगा कि किसी में 13-11 है, किसी में 11-11 है, तो इस तरह से जो क्रम है उसको क्रम कहते हैं, लघु गुरु की मात्राओं के निर्धारण को। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए छोटी छोटी सी चीजें हैं लेकिन महत्वपूर्ण है। अगला आप देखेंगे यति या विराम। मुझे लगा है कि कुछ बच्चे पहले ही लिख के बैठ गए होंगे अगला वाला पॉइंट, क्योंकि बहुत तेजी से चलते हैं ना आप लोग, मैं समझती हूँ आपकी। छंदों के नियमित, छंदों के नियमित, छंदों के नियमित वर्ण या मात्रा पर, वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए जहां पर रुकना पड़ता है, जहां पर रुकना पड़ता है उसे विराम या यति कहते हैं। अभी आपने देखा था, इसीलिए आपको थोड़ा सा शॉर्ट में हमने समझा दिया था। अगले नंबर की बात करें तो गति। और गति को जैसा कि हमने बताया था, यह यति का विलोम है, यह यति का विलोम है। छंदों में लय के साथ, छंदों में लय के साथ एक प्रभा को, एक प्रभा को गति कहते हैं। ठीक है, इसी के बाद में चलिए 6 नंबर यहीं पे नोट कर लीजिए, तुक। छंद के चरणांत की अक्षर मैत्री। अभी आपने देखा था मैत्री को तुक कहते हैं, यानी कि जहां समान स्वर या व्यंजन की जहां स्थापना होती है तो अक्षर मैत्री को तुकांत कहते हैं, तुक कहते हैं। अभी तुक की बात कर रहे हैं, तुक कहते हैं। ठीक है, और जिस छंद के अंत में तुक रहता है उसको तुकांत कहते हैं, और जिसके अंतिम छंद में आपका जो है तुक नहीं मिलता है तो वहां पे अतुकांत होता है। आप इसको खुद से नोट कर लीजिएगा, हर चीज बोर्ड पे भी नहीं लिखी जाती है, आप समझदार हैं, क्योंकि इतना तो आपको समझा दिया गया है। चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इस बिंदु पे। चरण, पद या पाद। छंद के 4 भाग होते हैं, आपने देख लिया था, जिन्हें चरण कहते हैं। लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात है, ये जितना स्टार देना है दे दीजिए। टीजीटी पीजीटी वाले होशियार रहिए, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चरण के चतुर्थांश को चरण कहते हैं। चरण के किस चरण को चरण कहा जाता है? आप कहेंगे कि 4 ही तो चरण होते हैं, शुरू से तो लेके वही पढ़ते हुए आ रहे हैं 8वीं 9वीं क्लास से। लेकिन थोड़ा सा आप जो अपना मस्तिष्क है उसको विस्तार दीजिए।
जितना हम दिलवा रहे हैं उतना तो दे ही दीजिए। चरण 2 प्रकार के होते हैं, सम चरण और विषम चरण। सम चरण जो होंगे आपके वो दूसरा और चौथा चरण, और विषम चरण आपके पहला और तीसरा। ठीक है, ये हो गए विषम चरण। आगे इनका काम पढ़ने वाला, इसलिए याद रखिएगा। वर्ण या मात्रा, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व के लिए इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है और दीर्घ के लिए इसका। किसी वर्ण या ध्वनि के उच्चारण काल को मात्रा कहते हैं। प्रश्न बन जाएगा कि मात्रा किसे कहते हैं, तो आपको बताना है। वहां पे रहेगा कि ध्वनि के उच्चारण स्थान को, व्यंजन के उच्चारण स्थान को, या कुछ और भी विकल्प रहेंगे, यहां से प्रश्न बनेगा। मात्रा केवल स्वर की होती है, प्रश्न बन जाएगा। मात्रा किसकी होती है, प्रश्न बना भी है तो स्वर की मात्रा होती है। संख्या या क्रम की बात करें तो वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं, और उसमें भी जब लघु गुरु के स्थान निर्धारित को जो है हम क्रम कहते हैं, कि वो किस क्रम में रखे हुए हैं, क्योंकि आगे जाके हमें और भी चीजें पढ़नी है वर्णिक छंदों में। यति या विराम, छंदों के नियमित वर्ण या मात्रा पर जहां हमें सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है उसको यति या विराम कहते हैं। रुकने को आपने देखा था अभी। बात करें गति की, तो जहां पे यति की बात हो रही थी, रुकने की, गति उसका विलोम है, तो वहां से चलने की। तो छंदों में लय के साथ एक प्रवाह को या एक प्रवाह में जब श्वास लेते हुए जब आगे बढ़ना रहता है तो उसको हम गति कहते हैं। बात कर लेंगे तुक की, तो छंद के चरणांत की जो अक्षर मैत्री होती है या समान स्वर या व्यंजनों का समान स्वर या व्यंजनों की जहां स्थापना होती है तो वहां उसको तुक कहते हैं। जहां पे दोनों में समान मिलती है वहां पे तुकांत होता है, और जहां पे समान नहीं मिलती है वहां पे अतुकांत होता है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद में एक पॉइंट और देखते हैं, क्योंकि वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। दूसरी क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये एक ही क्लास आपकी 2 क्लासों में जाएगी, क्योंकि विस्तृत इतना है। आगे हम बताएंगे कि कहाँ पे मात्राओं को कैसे कैसे लगाना होता है। तो ये सब जो भी तथ्य हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये सब जानकारी देनी है कि भाई संयुक्त में कहाँ कैसे, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इन सब पे भी चर्चा करेंगे। आप परेशान न होइए। आपसे कहा गया है कि इसके बाद आपको छंद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो मेरा मानिए कि आपको पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि जो भी छंद से संबंधित प्रश्न बनेंगे, पहले जो बेसिक से बनेंगे वो हम आपको दे दिए हैं। इससे विस्तृत अभी अगली क्लास में भी देंगे, इसमें भी देंगे, क्योंकि एक क्लास में फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सब मिक्सअप हो जाएगा आपका। तो इसीलिए हम इस चैप्टर को ही, मतलब इस पॉइंट को ही 2 क्लासों में पढ़ेंगे, छंद को ही। ठीक है, इसके बाद फिर छंदों पे विशेष चर्चा करेंगे, जो विस्तृत चर्चा हमारी चलती है। बात कर रहे थे, कहाँ तक पहुंचे थे भाई? हाँ, गण रब बजावे, तुक तक पहुंच गए थे। गण की बात करते हैं। गण या समूह, गण या समूह की जहां चर्चा करेंगे तो गुरु लघु गुरु के नियत क्रम से 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण कहते हैं। थोड़ा सा रुकिए जरा। गण या समूह लघु गुरु के नियत क्रम से वर्णों के समूह को गण कहते हैं। ठीक है, अब ये गण हम कैसे निर्धारित करेंगे, ये थोड़ा सा आपको देखना है। थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, आप परेशान ना होइए। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। आपको एक ही सूत्र दिया जाता है, आप सभी जानते होंगे। ये माता राजभान सलगा। ठीक है, ये हुआ आपका गण सूत्र। यहाँ से आपका गण क्रम शुरू हो जाएगा। गण जब बनते हैं तो इस सूत्र के आधार पर गणों की संख्या कितनी है? तो गणों की संख्या 8 बनेगी। गणों की संख्या
8 है, इस सूत्र के आधार पर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लघु गुरु आपके रह जाते हैं। अभी इसको विस्तृत देखेंगे, थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है। इसके जो पहले चलिए देख लेते हैं गण। तो गणों में बात कर ले तो पहले लिखेंगे नाम, दूसरा है संकेत, यहाँ से हमें लेना है, तीसरा है फिर मात्राएं कौन कौन सी हैं, और फोर्थ पे है उदाहरण भी हम देखेंगे। यहाँ पे बच्चों एक चीज़ रहेगी, आपको जो नाम रखना है जैसे या, तो आपको यहाँ पे रखना है यगण, या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, तो ये अपने में गण हैं सारे, ठीक है। 8 गण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक की बात करते हैं हम पहले, ठीक है। ये तो लघु गुरु है, और ये जो लघु गुरु हैं इनको छंद शास्त्र में दशाक्षर कहा गया है। इन्हें छंद शास्त्र में दशाक्षर कहा गया है। बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए कभी भी कहीं से प्रश्न बन सकता है, लेकिन जहां से प्रश्न बनेगा उन तथ्यों पे हम आपके लिए जोर दे रहे हैं, और मैं जहां बोलने पे जोर दे रही हूँ मेरा स्वास्थ्य गिर रहा है। तो ये रहा, यहाँ पे ये जो गण है 8, या से यगण बनेगा, मा से मगण बनेगा, ता से तगण बनेगा, रा से रगण बनेगा, जा से जगण, भगण, नगण, सगण, ठीक है, ये रहेगा। अब हमने कहा है संकेत, यानी कि अगर हमें यगण लिखना है तो उसके आगे के 3 शब्दों को हमें लेना है। जैसे कि यगण लिखना है तो ये माता हो गया, तो यहाँ पे लघु गुरु गुरु रहेगा। फिर अगला बनाना है मगण, तो फिर हमें यहाँ से लेना है यहाँ तक मातारा, ठीक है। अभी चलो देखते हैं आगे, आप समझ जाओगे। बात करते हैं पहले नंबर पे यगण। यगण की बात करेंगे तो ये मातारा, ये माता, यह माता, यानी कि मात्रा यदि देखेंगे तो पहले लघु है, फिर गुरु है, फिर गुरु है, यानी कि यशोदा आप लिख सकते हैं उदाहरण में, ठीक। दूसरे नंबर पे है मातारा, यानी कि मगण। मगण को जब देखेंगे तो मातारा, मातारा में जब आप मात्राओं की काउंटिंग करेंगे तो आप तीनों गुरु हैं, ठीक है, यानी कि माता जी सभी की हैं, माता जी। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करेंगे तो आपका होगा यगण मगण तगण। तगड़ की जब हम बात करेंगे तो ताराज। अगर आप इनको समझ गए, इसको लगाना समझ गए, आप इस सूत्र को याद रखिएगा, या मताराज भान सलगा, आपको छंद में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ताराज की बात करें तो इसमें रहेगा आपका गुरु गुरु लघु, उदाहरण में देख ले तो तालाब। आगे बात करें तगड़ के बाद में तो रगड़, रगड़ की बात करेंगे तो राजभा, क्योंकि हमने कहा है अगले 3 आपको लेने हैं, गुरु लघु गुरु। इसके बाद में आप देखेंगे राम जी अयोध्या पहुंच गए हैं, परेशान ना होइएगा। रगड़ के बाद में आप पहुंचेंगे जगड़। जगड़ में जब आप पहुंच रहे हैं तो जभान, आगे जाइएगा आप तो लघु गुरु लघु, यानी कि जवान सीमा पे है। जगड़ के बाद में आप पहुंचेंगे भगड़। भगड़ में जब आप पहुंचेंगे तो इसका होगा भानस। भानस में जब आप जाएंगे तो आपका गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, यानी कि भारत। इसके बाद में आप जाएंगे नगड़। नगड़ में जब आप जाएंगे तो नस्ल। नस्ल में जब आप जाएंगे तो तीनों लघु लघु, लघु लघु गए, यानी कि आपका नमन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप देखेंगे सगण। सगण में आप देखेंगे तो सलगा। सलगा में यदि आप क्रम में देखेंगे तो लघु लघु गुरु, यानी कि नगमा, ठीक
ठीक है, ये तो रहे आपके यहाँ पे क्रम, ठीक है। अब ये ना कहिएगा कि हम यहीं पे ख़त्म करेंगे, अभी और थोड़ा इसमें विस्तृत देखेंगे। उसके बाद में मात्राओं को अगली क्लास में हम देखेंगे कि कैसे हमें कहाँ पे क्या मात्रा लगानी है, थोड़ा विस्तृत हो जाएगा वहाँ पे। यगण यानी कि या माता, इसमें भी कई चीज़ें बनेंगी। यहाँ पे आपको विपरीत देखना है, जैसे कि विपरीत क्या देखना है आपको, लघु का विपरीत क्या जाएगा, दीर्घ, जिसमें तीनों लघु हैं, यानी कि नगण। नगण का विपरीत क्या होगा आपका, तो मगण। इसको भी क्रम में लिख लीजिए। नगण का विपरीत क्या है, मगण, या कहें मगण का विपरीत क्या है, तो नगण है। यहीं पे यदि आप बात करें तो यगण का विपरीत क्या है, तो सगण। यगण का विपरीत क्या है, सगण। यहां पे आप मात्रा लगा के देखिए ना, देखिए यहां पे यगण की लघु गुरु गुरु है और यहां पे गुरु गुरु लघु लघु गुरु है, ठीक है। ये देखना है आपको, यहाँ पे लघु लघु है और यहाँ पे गुरु गुरु है, तो इस तरीके से आप मिला लीजिएगा। यहाँ पे जब आप बात करेंगे आपकी, तो इस तरीके से आप यहाँ पे विपरीत बहुत ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कभी कठिन प्रश्न बनाने के लिए आपको यहाँ से विपरीत के भी प्रश्न बना दें। एक पॉइंट और आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, नोट करके आप लिख लीजिए। नोट में आप लिखेंगे झा हा रा भा और शा वर्ण छंद शास्त्र में, छंद शास्त्र की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर रहे हैं एकदम से, में अशुभ या दग्धाक्षर माने जाते हैं या कहे जाते हैं, ठीक है। आप इस पॉइंट को नोट कर लिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कौन कौन से छंद होते हैं अभी इस पे चर्चा नहीं की है, इस पे चर्चा होगी। मात्रिक छंद है, वर्णिक छंद है, एक मुक्तक छंद भी आ गया है, निराला जी ने स्थापना दी है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो छंद है वो आज की क्लास का यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में यहाँ पे छंद देखेंगे। बात करें आपके लिए बैच की, तो जो भी बच्चे बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू हो गया है, आदिकाल बहुत विस्तृत रूप से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए एक तरीका है कि हमने जितना आपको फ्री क्लास में पढ़ाया था उससे विस्तृत आपको यहाँ देखने को मिलेगा। पहले हमने रचना को बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं दिया था। इस बार जो भी हम कोई रचना पढ़ रहे हैं, विशल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, हमीर रासो, कोई भी रचना है, जो महत्वपूर्ण उपन्यास कहानी पढ़ेंगे तो उनमें जो परीक्षा उपयोगी दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनकी पहले एक समीक्षा हम पढ़ेंगे, यानी कि एक सरल वे में आप एक कहानी के रूप में उसको समझेंगे 10 से 15 मिनट में, और उसके बाद जो उसमें तार्किक या परीक्षा उपयोगी जो तथ्य रहते हैं आप उनको समझेंगे। आप इतना पढ़ ले जाते हैं कि आपको ये समझ में आ जाता है कि पात्र की भाषा किसकी है ये। तो यदि किसी कहानी से, किसी उपन्यास से, किसी नाटक से जब कथन बनता है तो आप बड़े आसानी से वहाँ पे पकड़ ले जाते हैं। जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रिकों के माध्यम से भी इस बार क्लासेस चल रही हैं, तो 9568802463 पे आप कॉल करेंगे। बैच जो शुरू हुआ है, और देखिए एक चीज़ है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, आप व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे, जो भी आपको कॉल करनी है आप साधारण कॉल करेंगे। बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत न्यूनतम शुल्क में है, और इतनी विस्तृत क्लासेज आपको, कक्षाएं आपको मिलेंगी जो आपने पढ़ी हैं उनसे भी विस्तृत आपको मिलेंगी। और दूसरी बात, यदि आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे कॉल करेंगे। यहाँ पे एक विशेष सुविधा आपके लिए ये है कि जब आप हमसे एडमिशन लेते हैं तभी आप हमसे जुड़ जाते हैं। हमसे जुड़ने का मतलब सीधा है कि अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप सीधे हमसे संवाद करते हैं। यहाँ पे कोई मीडिएटर नहीं है कि आपसे कहेगा कि अभी बात नहीं हो सकती, आपकी बात 2 दिन बाद होगी, ऐसा नहीं है। आप सीधे हमसे संवाद करते हैं। आपको पढ़ाई की रणनीति समझ में नहीं आ रही है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपकी कमज़ोरी कहाँ आ रही है, आप बात करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप सीधे हमसे कनेक्ट हो रहे हैं।
आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस टॉपिक को पहले पढ़ें किसको बाद में पढ़ें, तो इस सब के लिए या आप बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। मेरे पास बहुत बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन करते हैं और फ़ोन करके फिर कहते हैं कि मैम बिल्कुल हताश हो गए, आप समझ में नहीं आता कि क्या करें। तो आप इन सब चीज़ों के लिए आप एकदम फ्री हैं। आप एक समय निर्धारित रहता है कि जब आप हमसे बात कर सकते हैं। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपनी अनेक समस्याओं को लेने के बाद भी उनका उत्साहवर्धन रहता है कि हाँ, बात करके हमें कुछ मतलब लगा है। और अभी तक हम बहुत ज़्यादा द्वंद्व में फंसे हुए थे, तो द्वंद्व में नहीं फंसना है, आपको द्वंद्व से बाहर निकलना है, क्योंकि जीवन है, इसको जीना है और बहुत ही सार्थक रूप में। और प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, लगी रहती हैं। दूसरी बात यह है कि कई बच्चों के मुझ पे टेलीग्राम पे कमेंट आती हैं और कई बार बहुत ज़्यादा मतलब कुछ लोग तो फ़ोन करके भी पूछते हैं कि आपके यहाँ से कितने सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं ये बताना उचित नहीं समझती हूँ कि मेरे यहाँ से कितने सिलेक्शन हुए हैं। सिलेक्शन टेस्ट पेपर में जो टेस्ट सीरीज़ बच्चों ने ले रखी है वहाँ से भी हुआ है, बिहार में भी हुए हैं और EMRS में जो एकलव्य मॉडल का रिज़ल्ट आया है उसमें भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों के सिलेक्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जितना विस्तृत आपको दिया जा रहा है, तो जब आपके पास पढ़ने से कुछ बच ही नहीं रहा है तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है, बशर्ते आपको सही रणनीति में सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना होगा। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ पे आपको हमें लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको विशेष ध्यान आकर्षित करवाना है आपका, हम बार बार रिपीट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप कमेंट कीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा है आपके कमेंट का भी उत्तर दिया जाएगा। साहित्य में जहाँ जिसको समस्या होती थी, कोई बच्चा कुछ पढ़े हुए है, कोई कुछ पढ़े हुए है, उसके बाद उनको समस्या होती थी। टेस्ट पेपर में भी बहुत बच्चों को समस्या होती है। अभी छंद की बात करेंगे, कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं हमने तो इसमें इतना पढ़ रखा था अभी तक, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है कई बार कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। मैं नहीं कहती कि मुझसे त्रुटियां नहीं होंगी, मुझसे भी त्रुटियां होती हैं, इसीलिए कहती हूँ कि कमेंट कीजिए। अगर कहीं पे कुछ आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज किया है मैम ने और ये सही नहीं है, आप तुरंत हमें कमेंट कीजिए या आप व्हाट्सएप मैसेज है, आप व्हाट्सएप मैसेज दीजिए। तो जो भी कैंडिडेट हमसे जुड़ना चाहते हैं, DS एकेडमी परिवार आप ही का है। आपने इतना सराहा है तभी हम आगे आए हैं। बच्चों की विशेष मांग थी, उनको लगता था कि मैम कुछ छोड़ रही हैं। हालांकि ऐसे मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं था, लेकिन हाँ, जब भी मैं पढ़ाती हूँ नोट्स दोबारा से बनाती हूँ। तो इस समय जो नोट्स बन रहा है उसमें अनेक इतिहास ग्रंथों का संकलन है, यानी कि जो भी आपको फैक्ट दिए जाते हैं वो प्रामाणिक इतिहास ग्रंथों से दिए जाते हैं। जो नवीन रचनाएं हैं उनका थोड़ा सा रहता है। बिहार का आप पेपर उठा के देखिए, जितना साहित्य पढ़ाया था जब तक परीक्षा हुई थी, आपका एक प्रश्न साहित्य से लिया गया है। तो जो भी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके 9568802463 पे समय से अपना एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि फिर क्लासेज बहुत आगे बढ़ जाती हैं तो फिर आप भी छोड़ देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा जो मुझसे जुड़ रहा है वो कुछ भी छोड़े या कहीं पे भी अपने आप को नर्वस रखे। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं दूसरी क्लास में। छंद को इतना विस्तृत पढ़ेंगे कि मुझे लग रहा है कि आगे के जो छंद रहेंगे आप यहीं पे पकड़ ले जाएंगे। तो अगली क्लास में छंदों के दूसरे भाग में हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।